Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 35 में, जहाँ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। आज हम उसके पहले टॉपिक यानी फैक्टर्स रिगार्डिंग एयर कंडीशनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और उन्हें एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिट नंबर 3 के बारे में, और आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 के बेसिक्स ऑफ एयर कंडीशनिंग के बारे में। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स जो कि अचीव होने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है। द एयर कंडीशनिंग, air conditioning is defined as the simultaneous control of temperature, humidity, motion, and purity of air within the enclosed space is known as air conditioning। तो क्या होता है एयर कंडीशनिंग? हमें क्या मेंटेन करना है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन ऑफ एयर और प्यूरिटी। मतलब हमें टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट कितना रहेगा आपके एयर में। आपके एयर में मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कितना ना रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? ह्यूमिडिटी। मोशन, एयर का जो मोशन रहेगा, सर्कुलेशन रहेगा, वो प्रॉपरली है कि नहीं। और चौथा इंपॉर्टेंट क्या है? प्यूरिटी, आपका एयर जो आप भेज रहे हो वो प्योर है कि नहीं, वो भी आपको मेंटेन करना है। तो इन चारों चीजों को कंडीशन करने का जो काम होता है उसको बोला जाता है एयर कंडीशनिंग। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रख लो कि साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन और प्यूरिटी ऑफ एयर इन एनक्लोज्ड स्पेस, एक स्पेस के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एयर कंडीशनिंग। ठीक है। आगे देखते हैं नेसेसिटी ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो क्यों हम लोगों को जरूरत होती है एयर कंडीशनिंग की? टू प्रोवाइड द कंफर्ट कंडीशन फॉर ह्यूमन एफर्ट। कंफर्ट कंडीशन होना चाहिए हमारे ह्यूमन एफर्ट के लिए। टू प्रोवाइड द कंफर्ट इन कमर्शियल प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंक्स एक्सेट्रा। ठीक है। और टू प्रोवाइड द कंट्रोल कंडीशन फॉर एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इंडस्ट्री में भी आपको कंफर्ट की आवश्यकता होती है। अगर आपके इंडस्ट्री में कंफर्ट नहीं रहेगा तो आपके जो वर्कर है छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है। टू प्रोवाइड अल्ट्रा क्लीन एटमोसफियर फॉर द प्रिसीशन वर्क, आपका प्रिसीशन वर्क होना चाहिए, इसलिए कभी कभी आपको क्लीन एटमोसफियर भी बना के देना पड़ता है। ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कंफर्ट, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ह्यूमन कंफर्ट को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला देखते हैं टेम्परेचर। तो भैया देखो, आप लोगों को सबको पता है कि जो ह्यूमन है वो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर तो 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत ही अच्छा फील करता है। ठीक है। लेकिन मान लो अगर आप विंटर कंडीशन में हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, आपको ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए। और अगर आप उसके उल्टा समर कंडीशन में आप सर्वाइव कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर क्या चाहिए? थोड़ा सा कम चाहिए, तभी आपको अच्छा लगेगा, है ना? तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ह्यूमन को, आपको कंफर्ट फील कराने के लिए। ठीक है। दूसरा है ह्यूमिडिटी। कितना ह्यूमिड कंडीशन आपके लिए आवश्यक है? आपको ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए, है ना? मान लीजिए अगर आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो गया, ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, तो आपको बहुत पसीना आएगा, आपको चिड़चिड़ाहट फील होगा, है कि नहीं? इसलिए ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में होनी चाहिए। जनरली हम लोगों को 60% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगती है, इसके ऊपर भी नहीं, इसके कम भी अगर अपने को थोड़ी सी चली गई तो अपने को चिड़चिड़ाहट फील होने लगती है। ठीक है। एयर की प्यूरिटी, आपका एयर कितना प्यूरिफाई है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ की एयर ही प्यूरिफाइड नहीं है, तो क्या होगा? वहाँ के लोग क्या होंगे? बराबर से काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और इंडस्ट्री का एयर प्यूरिफाई होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्री का एयर बराबर से प्यूरिफाई, क्योंकि इंडस्ट्री में देखो बहुत सारे धूल वगैरह कचरा वचरा उड़ते रहता है, अगर वो आपने प्यूरिफाई नहीं किया तो क्या होगा? वहाँ पर बहुत ही न्यूसेंस क्रिएट होगा और लोग वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है एयर मोशन एंड सर्कुलेशन। देखो आप लोगों ने टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर ली, एयर की प्यूरिटी कंट्रोल कर ली, लेकिन अगर वहाँ पे एयर का मोशन बराबर से सर्कुलेट नहीं होता है तो क्या होगा? ह्यूमन को कंफर्ट फील नहीं होगा।
अगर मान लीजिए आपने एक स्टील एयर छोड़ दी, मतलब क्या, एक बिना बहने वाली एयर जो एक जगह पे स्टील है, तो आप लोगों को कंफर्ट फील होगा क्या कि बहने वाली एयर आपको अच्छी लगती है? आप लोग गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते हुए जब आप अच्छे एटमॉस्फेयर में गाड़ी चला रहे हो, आपको अच्छा सा ठंडा ठंडा हवा लगता है, तो मजा आता है कि नहीं आता है ना? लेकिन वही आप एक जगह पे खड़े हो, हवा नहीं चल रही है, तो आपको चिड़चिड़ाहट फील होगी कि नहीं होगी, है ना? इसीलिए एयर का मोशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन कंफर्ट के लिए। ठीक है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम कौन से प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला होता है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग कुछ नहीं, आप लोगों के घर में एसी लगा होता है ना? तो क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड लोग रहते हैं। उन लिमिटेड लोगों के हिसाब से आपको कितना एयर कंडीशनिंग चाहिए, उसको बोला जाता है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। लिमिटेड लोग रहेंगे, लिमिटेड लोगों के लिए जो एयर कंडीशनिंग होंगी, उसके हिसाब से आप ह्यूमिडिटी टेम्परेचर जो सेट करोगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। दूसरा जो हो, ये देखो, इस प्रकार का आपका एसी आपके घर पे लगा होता है ना? दूसरा जो होता है कमर्शियल एयर कंडीशनिंग। इस प्रकार का एसी आप लोगों ने किसी इंडस्ट्री में, आप लोगों ने कहीं कमर्शियल प्लेसेस में देखा होगा, जैसे कि मॉल्स में। अब मॉल्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, सिमिलर टाइप का वर्किंग होता है दोनों का भी, कंफर्ट का भी और कमर्शियल का भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह पे आप लोगों को कंडीशन करना है, आपको उनके लिए एयर को कंडीशन करना है। तो उसके लिए हम क्या बोले कि यूज करेंगे कमर्शियल एयर कंडीशनिंग। इसका कैपेसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। ओके। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। तो इंडस्ट्री में जब आप जाते हो, तो आपको इस प्रकार की कुछ मशीन दिखती है, तो ये कुछ नहीं, आपकी इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। तो इंडस्ट्री में जो भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा बनाए रखना पड़ता है, ताकि लोग अच्छे से काम कर सके। तो इसलिए हम लोग इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं, जिसका कैपेसिटी कमर्शियल और कंफर्ट से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और उसके उससे जो है आपका एयर कंडीशनिंग बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। इनका डिफरेंस जो है तीनों का भी आपके नोट्स में मैंने प्रोवाइड कर लिया है, आप प्लीज उनसे एक बार देख लीजिएगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है? तो देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक बीकर है, एक बीकर है, उस बीकर में क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तीन गैसेस डाल दिया मैंने, ए बी सी। वो कोई तो भी एक प्रेशर P1 पे है, उसका टेम्परेचर है V, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम है V, और टेम्परेचर है T। अब मैंने क्या किया, उनको अलग अलग कंटेनर में भर दिया, मतलब गैस A, गैस B और गैस C का अलग अलग कंटेनर कर दिया। उनका भी स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पेसिफिक टेम्परेचर उतना ही रहेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों तीनों का भी मैंने सेम रखा। ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर तो चेंज होगा सभी में, पीए, पीबी और पीसी। पीए, पीबी और पीसी दोनों का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो उसके वजह से जो प्रेशर चेंज होगा, तो ये पीए, पीबी और पीसी जो रहेगा, इनका सम कितना रहेगा? आपके P1 के इक्वल रहेगा। ठीक है। तो पीए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। पीबी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। पीसी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल, द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ? जो प्रेशर रहेगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया डाल्टन्स लॉ? आगे देखते हैं साइकोमीटर। तो ठीक है भैया, साइकोमीटर क्या होता है? साइकोमीटर क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। द इक्विपमेंट यूज टू मेजर ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर साइमल्टेनियसली इज नोन एज साइकोमीटर। एक ऐसा कोई तो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज करेंगे, जिससे हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों को भी मेजर कर पाए, उसको हम लोग बोलेंगे साइकोमीटर। अभी ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग से हटा दो, अगले वीडियो में हम लोग आपको समझा देंगे। ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो कि दो प्रकार के टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो दोनों को भी जो गिनने का काम करेगा, वो कौन करेगा? साइकोमीटर करेगा। तो ठीक है भैया, कैसे करेंगे साइकोमीटर से मेजर? तो देखते हैं टाइप्स ऑफ साइकोमीटर।
सबसे पहला होता है स्लिंग टाइप साइकोमीटर। तो देखो इस प्रकार का कुछ उसका फोटोग्राफ होता है, इस प्रकार का वो दिखता है। एक वुडन का फ्रेम रहेगा, एक वुडन का फ्रेम रहेगा, उसके ऊपर में आप लोगों को दो तरीके के थर्मामीटर दिखेंगे। एक यहाँ पे पहला जो थर्मामीटर है उसको बोलेंगे ड्राई बल्ब थर्मामीटर, और दूसरा जो है ये वेट बल्ब थर्मामीटर। कुछ नहीं, ये आप लोग इसको आराम से हाथ से पकड़ सकते हो, इसलिए इसको स्लिंग साइकोमीटर बोलते हैं। जो वेट बल्ब टेम्परेचर, जो वेट बल्ब का रहेगा थर्मामीटर, उसके ऊपर एक वेटेड विक लगी रहती है, मतलब गीला कपड़ा लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये क्यों लगा होता है मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, ये वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो होता है लेबोरेटरी साइकोमीटर। तो ये इस प्रकार का साइकोमीटर मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल में भी दिखाया था, प्रैक्टिकल नंबर 8 में। लेबोरेटरी साइकोमीटर, इसमें क्या होता है, इसमें भी दो तरीके के थर्मामीटर लगे रहेंगे, एक ड्राई बल्ब और एक वेट बल्ब, और यहाँ पे भी वीक लगा रहेगा। ठीक है, पानी से भरा हुआ, आप सॉरी कपड़े से लगा हुआ यहाँ पे स्ट्रिप। और इसको क्या करेंगे हम लोग एक जगह पे फिक्स कर देंगे, ताकि आपके रूम में क्या जितना भी एयर आ रहा है उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर वो मेजर कर सके। और तीसरा होता है एस्पिरिंग साइकोमीटर। तो एस्पिरिंग साइकोमीटर कुछ इस प्रकार का दिखेगा आप लोगों को। तो ये जनरली हम लोग क्या काहे के लिए यूज करते हैं, आपके एटमॉस्फेरिक में कितना चेंजेस होने वाला है, एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर का चेंजेस होने वाला है, इसको हम लोग प्रेडिक्ट करने के लिए एस्पिरेटिंग साइकोमीटर यूज करते हैं। इसमें देखो क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक मोटर लगी रहती है जिसके ऊपर एक ब्लोअर लगा रहता है। उससे क्या होता है, वो एयर हमेशा उसको सर्कुलेट करते हुए रहता है, उससे हमेशा एयर सर्कुलेट होती रहेंगी। ठीक है, उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि फ्यूचर में कि कुछ टाइम में आपका जो टेम्परेचर है कितना चेंजेस हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे एस्पिरेटिंग साइकोमीटर। ठीक है, सो यूनिट, तो हम लोगों ने इतना सब पढ़ लिया, तो यूनिट आउटकम्स क्या अचीव होंगे, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो ह्यूमन कंफर्ट के लग रहे थे हमने वो देख लिया। आज हमने देखा कि बेसिक टर्म्स यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम लोग देखेंगे साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।